गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट की क्लास में छोड़ा था जीएसटी को। जीएसटी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमने वहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमने एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, जहाँ पे जिसको हम आगे लेके जाएंगे और जीएसटी के रिलेवेंस में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम रेफरिंग टू द मृणाल पटेल सर की इकोनॉमी की जो हैंड आउट है, वही यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ओके। यस, सो हियर वी आर। हाँ जी, तो 2004 में सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। ईयर 2004 में एक कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे हमने बात करने की कोशिश करी थी। ये कमेटी थी विजय केलकर टास्क फोर्स ऑन द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसने पहली बार जीएसटी की रिकमेंडेशन भारत में दी 2006 में, यानी कि 2 साल के बाद। पी चिदम्बरम जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार में, उन्होंने ये बोला कि हम 2010 से जीएसटी को लॉन्च करेंगे, लेकिन चीजें हुई नहीं। 2011 में जब यूपीए की सरकार ने 115वां अमेंडमेंट बिल लॉन्च किया, तो उसके साथ ही साथ जीएसटी जो है वो लैप्स कर जाता है, क्योंकि वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो लोकसभा था वो डिसॉल्व हो गया था। ठीक है, फिर 2014-16 में मोदी गवर्नमेंट की टॉप नॉच प्रायोरिटी में जीएसटी भी था, जिसने इन्होंने 122वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 लॉन्च करी 16th लोकसभा में। और इसके बेसिस पे उन्होंने चूंकि आपको पता है कि जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो एक फेडरल पार्ट है ना, तो वहां पे आप स्टेट के इंटरेस्ट को भी इंटरफेयर करोगे। एंड दैट्स द रीजन, जब आप ऐसे अमेंडमेंट्स लाते हो, ऐसे बिल लाते हो जहां पे फेडरेशन आपकी इंटरफेयर हो रही है, वहां पे उस पे इंपैक्ट आएगा। तो वहां पे उस चीज को अमेंड करने के लिए यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, क्योंकि आप वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे अमेंड करने वाले हो। तो ठीक है, तो उस केस में आपको पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ी होगी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी आपको चाहिए रहती है, जितने भी ऑल मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं या वोटिंग करने होते हैं। और साथ ही साथ 50% मेजोरिटी चाहिए होती है टोटल मेंबरशिप की। साथ ही साथ स्टेट की भी वहां पे रिक्वायरमेंट है कि भाई जितने भी स्टेट असेंबलीज है वो अपना अप्रूवल दे दे। 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द ऑल स्टेट्स, कम से कम 50% जो है उनके भी वैलिडेशन चाहिए रहती है। तो इसके बाद अल्टीमेटली भारत सरकार ने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 एग्जीक्यूट किया। और साथ ही साथ भारत में इसी साल, यानी कि लगभग एक साल के बाद 2017 में जीएसटी फुल इंप्लीमेंटेशन के साथ एग्जीक्यूट भी हो गई। इट वॉज अ टाइमलाइन जो आपको जरूरी है समझने के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं, अब जीएसटी का मतलब क्या है। तो देखिए, इस संवैधानिक बिल के आधार पे, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, पहले ये समझते हैं। आर्टिकल 246 ए को ऐड किया गया, जहां पे हमने राज्यों को पावर दिया कि आप जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसे भी टैक्स कर सकते हैं। क्यों? पहले ऐसा नहीं था, पहले वो बस गुड्स को टैक्स कर सकते थे, वो सर्विसेज को टैक्स नहीं कर सकते थे। लेकिन सिर्फ यूनियन के पास पावर होगा टैक्स करने का उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्ट होती हैं। अगर एक स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स करने की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो स्टेट महाराष्ट्र के पास रहेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र से वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई के फॉर्म में किसी दूसरे स्टेट में जा रही है, तो यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन दो स्टेट के इंटर स्टेट सप्लाई में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज होंगी, उन पर टैक्स लगाने की जिम्मेदारी और अथॉरिटी ये भारत के स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, और वहां पे हम बोलते हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी के नाम से इन्हें जानते हैं। जब सेंटर जीएसटी लगाएगी, इट्स अ सेंट्रल, है ना, सीजीएसटी। जब स्टेट लगाएंगे तो एसजीएसटी। और जब सेंटर दो स्टेट्स के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस पे, उन पे गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर टैक्स लगाएगी, उसे हम बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, उसके बाद और क्या संविधान में बदलाव किए गए। आर्टिकल 269 ए ऐड किया गया, यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड जो भी होगा, और उसमें जो जीएसटी आप लगाओगे,
वो यूनियन और स्टेट के बीच में डेफिनेटली आपको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है ना। जैसे एक तो है कि आपको स्टेट वाला टैक्स लगेगा, ठीक है, एक होगा जो सेंटर वाला टैक्स लगेगा, और एक जो इंटरमीडिएट यानी कि जो इंटर स्टेट के बीच में टैक्स लगेगा। तो आईजीएसटी चूंकि लगाने का पावर तो सेंटर के पास है, लेकिन उससे जो अर्न रेवेन्यू होगा उसको कैसे आप सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये कौन बताएगा? ये जीएसटी काउंसिल बताएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 270 बोला गया हम सीजीएसटी बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी का मतलब क्या है? वो टैक्स जो कि एक स्टेट के अंदर होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में लगाया जाएगा, सेंटर द्वारा लगाया जाएगा, उससे प्राप्त रेवेन्यू जो है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट और सेंटर के बीच में? ये फाइनेंस कमीशन। देखिए आईजीएसटी का जो कलेक्शन है वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी क्या प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो सीजीएसटी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो समझाएगी कैसे करना है। साथ ही साथ आर्टिकल 279 ए में भारत के प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे जीएसटी काउंसिल, और जिसके जो हेड होंगे वो होंगे फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारी चीजें हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए, आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 270, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको जीएसटी के पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहिए। अब ये जीएसटी काउंसिल हमने बना दिया, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए पहले इसकी जो चेयरमैन होंगे वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस भी इसके पार्ट होंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक मिनिस्टर आ सकता है यहाँ पे इस काउंसिल में, जो कि रोटेशनल बेसिस पे उस का वाइस चेयरमैन भी बनेंगे जीएसटी काउंसिल में। फिर इसी काउंसिल में जब वोटिंग होगी तो वोटिंग पावर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे 1/3 है, और जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास 2/3 वोटिंग पावर होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड लास्ट क्या है, अगर आपको इस काउंसिल से किसी भी चीज को पास कराना है तो आपको यहाँ पे 3/4 यानी कि 3/4 वोट्स रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलो अब इसका फंक्शन क्या होगा इस काउंसिल का? अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिस्ट तैयार करना है ना, डेट डिसाइड करना, रेट डिसाइड करना, स्टैंडर्ड रेट क्या होगा, जैसा भी आपको पता होगा भारत में 4 स्टैंडर्ड रेट्स है, 5, 12, 18, 28, ये चारों स्टैंडर्ड है ना रेट्स है। कौन से गुड्स इसमें आएंगे, कौन से गुड्स इसमें नहीं आएंगे, किस पर टैक्स लगेगा, किस पर टैक्स नहीं लगेगा, कितना सरचार्ज, कितना सेस, कितना कंपनसेशन देना है। These all are the functions which have to be functioned and which have to be done by the GST Council, जिसको कौन हेड करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, और जिसको 279A के अंदर भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि क्या जीएसटी काउंसिल जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं जी, अभी हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल कहां से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 279A, तो डेफिनेटली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने संवैधानिक बदलाव किए, जीएसटी काउंसिल लगाया, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी जहां पे 2/3 और 1/3 का वोटिंग शेयर है, और 3/4 के साथ वोटिंग मतलब पास होती है चीजें, है ना। अब इसके बाद जब मीटिंग हो जाएंगी, जो भी रेट डिसाइड होगा, इसके बाद पार्लियामेंट विधानसभा क्या करेंगे, अपने अपने लॉ पास करेंगे। तो इन्होंने लॉ पास कर दिया, कौन कौन से? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारी हमने चीजें करी। और हमने एक और चीज करा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्यों? अगर आप जीएसटी लाना चाह रहे हो, या हमने जब जीएसटी लाई, इसका मतलब था कि ये आप समझ में आ रहा है आपको कि हमने वैट, हमने सर्विसेज टैक्स, हमने एक्साइज ड्यूटी, ये सब हटा दिया, यानी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट्स के लिए तो कम हो गया ना। जब आपने जीएसटी चीजें लाई, आपने यूनिफॉर्म चीजें करने की कोशिश करी, तो आपने एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू लॉस किया है। तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई भी सरकार ही करेगी। किसके थ्रू? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड ओके, तो हर स्टेट्स के भी अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, एसजीएसटी से हम कहते हैं, है ना। चलो अब स्टेट्स, अब ये जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजंस होंगे, जो हमने देखा भी क्या होता है, क्या इसके डिसीजंस बाइंडिंग है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2022 में स्टेट जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं है। तब हाँ, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है, इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स एंड द सेंटर।
क्योंकि वहां पे चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमेशा उनका गेम होता है। खैर, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अगर आप चीजें कंज्यूम करोगे तभी हम आप उस पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कंजम्पशन पे बात करते हैं। तो कंजम्पशन पे लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। और ये सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई में लगता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है जीएसटी, ठीक है? ओके, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वहीं से हम लोग समझेंगे कि एक कंपनी है अनअकैडमी, जो अपनी सर्विसेज देती है एजुकेशन के तौर पे बच्चों को, है ना, विद्यार्थियों को देती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को देती है। और जब अनअकैडमी को अपने कंप्यूटर खरीदने हैं तो वो किससे खरीदेगी? विप्रो कंपनी से खरीदेगी। तो जब इसने अपनी कंप्यूटर खरीदी, मतलब अनअकैडमी ने जब अपना कंप्यूटर खरीदा, तो विप्रो को फायदा हुआ होगा, तो उनके प्रॉफिट में जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, ठीक है? लेकिन जब विप्रो ने अपने कंप्यूटर बेचे होंगे, यानी कि सप्लाई करा होगा, ठीक है, सप्लाई किया होगा कंप्यूटर, तो उसका भी एक प्राइस होगा। उस प्राइस में इस विप्रो वाली कंपनी ने अपना जीएसटी भी इंक्लूड किया होगा, यानी कि अनअकैडमी ने इनको भी जीएसटी पे किया, विप्रो को। और बच्चे जब अनअकैडमी से सामान खरीद रहे होंगे, सर्विसेज ले रहे होंगे, तो उन्होंने भी एक पेमेंट दी होगी, यानी कि उसमें भी उन्होंने अपना एक जीएसटी दिया होगा। यानी कि अनअकैडमी का अगर हाल देखो, अनअकैडमी एक साइड विप्रो कंपनी को पेमेंट करती है तो उसमें भी जीएसटी वो पे कर रही है, लेकिन एक साइड वही अनअकैडमी को बच्चों द्वारा किया गया पेमेंट, उसमें प्राइस के फॉर्म में जीएसटी भी मिलता है। यानी कि एक इंसान जीएसटी पे भी कर सकता है और एक इंसान को जीएसटी मिल भी सकता है। लेकिन व्हाट इफ हमें क्या ऐसा सिस्टम लगा दें कि अगर मान लो कि अनअकैडमी ने जब विप्रो को जीएसटी दिया, ठीक है, और बच्चे ने भी अनअकैडमी को पेमेंट किया तो जीएसटी आया, तो हम एक कैश बैक मैकेनिज्म कर देते हैं। मतलब अगर हमें लास्ट ऑफ द ईयर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जीएसटी फाइल करनी है, तो हम ऐसा एक सिस्टम लॉन्च करेंगे जहां पे क्या होगा कि अगर आपने कहीं पे ज्यादा दिया हुआ है, जैसे आपने इनपुट लिया वहां पे आपने जीएसटी दिया है, और आपने कहीं पे सामान बेचा, सर्विसेज बेची, तो आपको जीएसटी मिला है, तो सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि इसको हम लोग समझते हैं यहां पे हाँ, कि आपने पेमेंट कर दिया है 300 का, मतलब पेमेंट ऑफ जीएसटी कितना किया है, मान लो कि इनपुट वालों को, सप्लायर वालों को 100 रुपए का जीएसटी आपने पे किया है, और ये आपने ऑलरेडी दे दिया है। आपके पास कितना आया है जीएसटी, रिसीव्ड जीएसटी कितना है बच्चों से? वह मान लेते कि 50 रुपया, ठीक है? तो नहीं, आपके पास अल्टीमेटली कितना है कि आपने 50 रुपया एक्स्ट्रा जीएसटी पे कर दिया है ना? जीएसटी आपने एक्स्ट्रा पे किया है, सरकार को ही पे किया है, वो जहां पे भी जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास मान लीजिए कि आपका टोटल लायबिलिटी जीएसटी का होता है 150 रुपया पेमेंट करना है, मान लो, ये कैसे हो सकता है कि आपने इनपुट वालों को दिया है 50 रुपये जीएसटी, और बच्चे ने आपको दिया है जीएसटी मान लो कि 200 रुपए की, ठीक है? तो इस केस में आपके पास 150 की लायबिलिटी अभी और है, पेमेंट करना है आपको जीएसटी, है ना? तो 150 जो लायबिलिटी है आपके पास जीएसटी पेमेंट करने की, लेकिन आपके पास 50 तो पहले से बचे हुए थे, तो उसमें से 50 कट जाएंगे, यानी कि आपके पास 100 ही लायबिलिटी होगी पेमेंट करने की जीएसटी की। तो एक मैकेनिज्म है जहां पे अगर आपने अपने इनपुट वाले को एक्स्ट्रा पेमेंट करा है और आपको आ रहा है जीएसटी, तो उससे माइनस कर दिया जाता है, और जिसके बेसिस पे आपकी जो मैकेनिज्म है वो सेटलमेंट कर लेती है। इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म बोलते हैं। खैर अभी इसको और समझते हैं, थोड़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हो गया। अब अनअकैडमी ने मान लो कि एक और चीज है कि मान लो कि इसको ना कहां से समझते हैं कि किसी सेम स्टेट में अगर सप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो कि आप बिहार में रहते हो, बिहार में पटना से एक सामान गया मुजफ्फरपुर में, तो यहां से पटना से मुजफ्फरपुर जो सामान गया है, आपने यहां से कुछ मंगाया होगा, मुजफ्फरपुर गया है, तो इसकी जो सप्लाई में जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा जीएसटी लगेगा? क्योंकि एक सेम स्टेट के अंदर आ रहा है ना,
तो जब सेम स्टेट के अंदर सप्लाई होता है तो उसमें दो टैक्सेस लगते हैं, एक जो सेंटर लगाती है CGST और एक स्टेट जो लगाती है टैक्स वो है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और CGST। और अगर वो यूटी है तो वहां पे UT GST लगता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा, आपने एक कंप्यूटर मंगाया गुजरात से महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो इस केस में यहाँ पे IGST लगेगा। कौन लगाएगा? IGST यूनियन लगाएगा, ठीक है। तो उसी IGST से जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ CGST के पास जाएगा, मतलब यूनियन के पास जाएगा, और कुछ मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। किसके बेसिस पे जाता है? आपने भी पढ़ा है, GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे जो CGST SGST है वो कितना कैसे कहा जाता है, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे जाता है, कितना उन्होंने बोला है। अब इस कहानी को समझते हैं। जैसे मान लो कि एक गुजरात बेस्ड कैलेंडर प्रिंटिंग कंपनी है, ठीक है। एक गुजरात में कोई इंसान है, एक कंपनी है जो कैलेंडर बनाती है। अब ये मेरा स्टेट कौन सा है? गुजरात, ध्यान में रखिएगा इसको। उन्होंने मुंबई से एक प्रिंटर मंगाया, यानी कि दूसरा स्टेट इन्वॉल्व है, तो क्या यहाँ पे CGST लगेगा? क्या SGST लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है। जहां पे भी दो स्टेट्स इन्वॉल्व है यानी कि वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई की बात हो रही है, तो वहां पे IGST लगेगा। और चूंकि GST 18% था, तो 1 लाख का जो GST होगा 18% हो गया, यानी कि 18,000 IGST लग गया। उन्होंने इंक मंगाया गुजरात से, चूंकि गुजरात के ही वो कंपनी है और गुजरात से सामान मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे IGST नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? आपका सेंट्रल GST और स्टेट GST। कैसे लगेगा? जैसे 18% GST है ना, तो 9% लग जाएगा आपका CGST, और ये लग जाएगा आपका SGST। तो 900 900 1800 हो गया। फिर आपने हिमाचल से मंगाया, तो चूंकि यहाँ पे अगेन दो स्टेट इन्वॉल्व है, तो अगेन IGST लगेगा। तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि जो टोटल प्राइस था मेरा इतना हो गया 1.3 लाख, टोटल CGST 900, टोटल SGST 900 और टोटल IGST इतना हो गया मेरा। ये अगर आप समझने की कोशिश करो, ये जो पूरा चार्ट है ना, ये आपका इनपुट का चार्ट है। अभी इस कैलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, कैलेंडर बनाने वाली कंपनी ने, प्रिंटिंग वाली कंपनी ने ये सामान मंगाया है जिसके बेसिस पे वो कैलेंडर को प्रिंट कर सके। इट इज द इनपुट साइड, इनपुट साइड, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जो बेचने जाएगी तो कैसे होगा था चीजें। अब इसी कंपनी ने मान लो कि सारी चीजें बेची, 500 कैलेंडर बेचा गुजरात में, तो जब गुजरात में बेचोगे, सेम स्टेट में बेचोगे, वहां पे GST CGST लगेगा और SGST लगेगा, ठीक है। और उसने 500 कैलेंडर राजस्थान में बेचे, यानी कि यहाँ पे IGST लगेगा इतना। तो टोटल जो इन्होंने बेचा है, CGST बेचा 3000, SGST बेचा 3000 और IGST का जो वैल्यू आया वो 6000 आया। अगर आप इस कैलेंडर वाली कंपनी को देखो कि कितना टैक्स पेमेंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो पे करना है, ठीक है। तो अगर इस कंपनी की देखें तो इन्हें जो GST मिला अपने आउटपुट से, ठीक है, वो कितना मिला? 3000 का यहाँ पे आउटपुट से ही मिला ना। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेचेंगे, उनके लिए कस्टमर होलसेलर है, तो वहां से उनको CGST मिला 3000, SGST मिला 3000, IGST मिला 6000, टोटल इतना। और इन्होंने टैक्स इनपुट पे कितना पे किया था? हमें बोला कि इनपुट को माइनस करना पड़ेगा, जितना 900 900 और 2400। तो टोटल देखो, आपको कंपनी को कम से कम इतना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास 2100 एक्स्ट्रा आए हुए हैं GST, तो आपको CGST के तौर पे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, SGST के तौर पे आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन IGST में एक डिफरेंट गेम है। IGST में आपने इनपुट में ही ऑलरेडी बहुत पेमेंट कर दिया था, तो जो आउटपुट आया वो कम आया, तो उस केस में आपके पास ये एडिशनल बना हुआ है 14400, ठीक है। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये ना अपने फ्यूचर में अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आता है, तो ये जो 14400 रुपए का GST इनके पास ऑलरेडी है ना, एडिशनल है, ये इसका यूज कर सकते हैं अपने इस चीज को पेमेंट करने के लिए। मान लो कि अगर इस कंपनी ने है ना कोई भी परचेजिंग नहीं करी, ठीक है, इनपुट नहीं खरीदा, इनपुट नहीं खरीदा, और इनके पास 1500 कैलेंडर इन्होंने बेच दिए, यानी कि टोटल इन्होंने बेचा है 1.5 लाख प्लस 18,000 IGST का बेचा, मतलब 1.5 लाख, और उसमें से IGST इनको मान लो कि देना पड़ गया होगा 18,100, ठीक है। अब चूंकि 18,100 इनको देना है, अब सरकार को देना है, पेमेंट करना है, लेकिन कंपनी ने देखा कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी 14,400 पहले से एडिशनल बचे हुए थे, तो हमें अब
18,000 GSTN में पोर्टल में पेमेंट नहीं करना है, कितना करना पड़ेगा? इट्स जस्ट कितना, मतलब 3,600 माइनस करना पड़ेगा। ये तो आपका एडिशनल आया तो ये तो पेमेंट करना ही है। देखो जब भी सिंपल से बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आई नो, बट ठीक है, इसको बियर लाइक यहाँ पे समझते हैं। इनपुट अब में आप पेमेंट करते हो, इनपुट जब आप खरीदते हो तो आपने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है ना, पेमेंट जीएसटी हो गया, लेकिन जो आउटपुट है वो आपके पास आया है, वो पेंडिंग है, ठीक है। तो इन केस अगर पेमेंट आपने ज्यादा किया है और पेंडिंग कम है, तो यानी कि अल्टीमेटली क्या है कि आपने पेमेंट ज्यादा कर दिया है, पेमेंट ज्यादा किया, पेंडिंग आया कम है, रिसीव कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको आपके एडिशनल चीजें हैं पहले से पड़ी हुई हैं, आपने ऑलरेडी बहुत पे कर दी है, अब आपको उतना पेमेंट नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है जीएसटी में कि यार देखो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है ना, अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपने इनपुट, एक मैन्युफैक्चरर है, एक वो चीजों को आउटपुट यानी बेचता है और वो इनपुट लेने के लिए लेता है। अगर उसने ऐसी चीजें खरीदी इनपुट के तौर पे जहां पे उसका जो जीएसटी था वो कम था, ठीक है, 1, और आउटपुट पे उसका जीएसटी ज्यादा था 2, तो उस केस में क्या होगा, ये इनपुट पे कम जीएसटी पे करेगा, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट पे जीएसटी है, जीएसटी ऑन आउटपुट पे ज्यादा वो पेमेंट करेगा, लेकिन जो इनपुट पे जीएसटी वो कम पेमेंट करेगा। इस केस में क्या होगा, आप खुद ही सोचो। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा कहीं गलती कर दिया मैंने, हाँ एक मिनट को उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। देखो अगर मान लो एक कंपनी है रेमंड शॉप, कपड़ा बनाने वाली बहुत फेमस कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, इसे रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल पे 18% का जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन यही कंपनी जब सामान बेचने जाती है तो उसके पास 5% का जीएसटी लगता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीएसटी जो है इनपुट पे ज्यादा है आउटपुट के मुकाबले। तो इसमें क्या होगा, जब आपने इनपुट में ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो आपके पास एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना, आपने अब आपकी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने बहुत पेमेंट कर दिया ऑलरेडी इनपुट पे, ये सरकार की लाइबिलिटी हो जाएगी कि आपको वो कैशबैक दे। तो यानी कि एक ऐसा इनवर्स एक्यूमुलेशन होता है जहां पे गवर्नमेंट को रिफंड करना पड़ता है जीएसटी बिजनेसमैन को, और जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग कन्वीनियंस होता है। सिंपल सी बात, जैसे जीएसटी फाइबर में क्या है 18% का, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर 5% का जीएसटी है, जिसके चलते क्या होगा, ट्रेडर के पास एक्स्ट्रा 13% का जीएसटी रहेगा कि उसने ऑलरेडी 18% पे कर दिया है। अब इसके पास आया कितना है, 5% का जीएसटी आया है, यानी कि इसको 13% और चाहिए सरकार से। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम। इसके बाद चीजें इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, खैर। तो ये है कंप्लीट स्टोरी अबाउट जीएसटी, और ये कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स है, चलिए वो देख लेते हैं। क्या क्यों इट वाज नीड, इसका बैकग्राउंड तो मैंने समझा दिया कि कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को मतलब कम करता है ना, ठीक है। अ, अ, हम्म, हम्म, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बारे में कुछ और। थैंक यू सो मच, दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।